आज की क्लास में हम बात करेंगे अवतल किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, दर्पण पे तीन तरह से प्रकाश की किरण को आपतित कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जब हम प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें फोकस से होकर के जाती है। जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी भी प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। ठीक ना, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, जब भी हम प्रकाश की किरण को फोकस से क्या करते हैं, आपतित करते हैं। ठीक है, जब भी हम प्रकाश की किरण को फोकस से आपतित करते हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, जब हम प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र C से आपतित करेंगे, ये है आपका वक्रता केंद्र C। हम यहाँ से अगर किसी किरण को भेज देंगे तो यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये तीसरा नियम है। हम तीन तरह से किसी भी दर्पण पे किरणों को आपतित कर सकते हैं। अब देखेंगे हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब 6 तरीकों से बनता है, जिसमें पहला है वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखने पर। ठीक है ना, जब भी हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखेंगे तो अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर काटेंगी, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे, जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जिसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, हम प्रतिबिंब की साइज बता देंगे। ठीक ना, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब की साइज है वह बिंदु आकार का होता है। जब भी प्रतिबिंब अगर फोकस पे बनेगा, ठीक है, तो वहाँ पर उसका आकार बिंदु आकार का होगा। अब हम प्रतिबिंब का लोकेशन की बात करेंगे। चौथे कंडीशन में हम प्रतिबिंब की लोकेशन की बात करेंगे तो प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा। तो ये पहला तरीका है। ठीक ना, ये प्रथम तरीका है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखने पर, जब भी हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखते हैं, इधर का एरिया अनंत कहा जाता है, तो हमेशा की तरह एक किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर जाएगी, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, और एक को भेज देंगे हम फोकस से, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को C और F के बीच में काट रही है। C और F के बीच में काट रही है। कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष से मिला देंगे और इसी रेखा को माप लेंगे और पता करेंगे कि प्रतिबिंब का साइज कितना है। उसके बाद हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला, इसमें भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है और वस्तु से कुछ छोटा होगा, C और F के बीच में बनेगा। इसका जो लोकेशन हमें देख लीजिए, C यहाँ है और F यहाँ है और प्रतिबिंब इसके बीच में बना है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है C और F के ठीक बीच बनता है। अब हम तीसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। अब हम तीसरे कंडीशन में वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखने पर, जब भी हम वस्तु को वक्रता केंद्र C पे रखेंगे तो एक प्रकाश की किरण हमेशा की तरह मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर जाएगी। ठीक है ना, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, और दूसरी किरण को हम क्या कर देंगे, फोकस से डाल देंगे, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस स्थिति में ये दोनों किरणें, ये दोनों किरणें एक दूसरे को C के ठीक नीचे काटती हैं,
जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसके बाद हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात कर लेंगे। इसमें भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, जिसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना है और सी के ठीक नीचे बना है। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब का लोकेशन बताएंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र सी के ठीक नीचे बना है। तो ये रहा आपका तीसरा कंडीशन। अब हम चौथे कंडीशन की बात करते हैं। वस्तु को वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच रखने पर, वस्तु को हम वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच रखेंगे। जब भी हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच रखते हैं तो हमेशा की तरह एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और दूसरी को हम क्या करेंगे, फोकस से डाल देंगे, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस स्थिति में दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को सी के बाद काट रही हैं, सी के बाद काट रही हैं, यानी कि अनंत अनंत और सी के बीच में काट रही हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। तो इसमें भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु से बड़ा होगा। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा होगा। ज्यों ज्यों हम सी से अंदर जाएंगे, ज्यों ज्यों हम वस्तु को सी से अंदर जाएंगे, त्यों तो प्रतिबिंब का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ सी है ना, सी से अगर हम वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ इस रेखा पर कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और सी के बाद इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब इसमें वास्तविक, उल्टा, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु से बड़ा, अनंत और सी के बीच में बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं पांचवें कंडीशन की। वस्तु को पांचवें कंडीशन में वस्तु को एफ पर रखने पर, जब अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को एफ पर, फोकस है ये, फोकस एफ पर रखते हैं तो सभी प्रकाश की किरणें फोकस से आती है। ठीक ना, सभी प्रकाश की किरणें फोकस से आती है, और फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काट पाती हैं, क्योंकि दोनों समांतर है एक दूसरे के। इसलिए हम अनंत पे इधर पर्दा टांग देते हैं, जहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे। इसमें भी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा होगा, जिसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और प्रतिबिंब की साइज की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा, जिसे विवर्धित बोलते हैं। विवर्धित का मतलब होता है बहुत बड़ा। और चौथे में प्रतिबिंब की लोकेशन बता देंगे, जो अनंत पर बना हुआ है। ये पर्दा अनंत पे टांगा जाता है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।